बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन शहर, जहां पे संत तुलसीदास और महान कवि कालिदास जैसे महान लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया है। वही बनारस जहां पे आपको सारनाथ के स्तूपा देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको गंगा जी के विभिन्न घाट देखने को मिलेंगे, और वही बनारस जहां पे लोग मोक्ष की प्राप्ति करने को आते हैं और हमारे जैसे युवा आज अपने आप को ढूंढने के लिए बनारस आते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको यही बनारस घुमाने वाला हूं और इस वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बताऊंगा कि हमने कैसे कैसे कौन कौन से प्लेसेस घूमे, और आपको इस वीडियो में बहुत सारे फूड प्लेसेस भी देखने को मिलेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि आपका कितना खर्चा हो सकता है, आप बनारस कैसे जा सकते हैं और आप किस सीजन में बनारस जाना प्रेफर करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनारस की ट्रिप को। हमारी इस ट्रिप की शुरुआत हुई दिल्ली से और हम चारों दोस्त गाड़ी से दिल्ली से बनारस की ओर निकल गए यमुना एक्सप्रेसवे से। यमुना एक्सप्रेसवे के बाद हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिया, जो कि लखनऊ से शुरू होता है और जो कि हमें बनारस से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। बनारस पहुंचने के बाद हम सुबह सुबह 80 घाट की ओर निकल गए, जो कि अपनी गंगा आरती के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ की मेन गंगा आरती 80 घाट और अश्वमेध घाट पर ही होती है। इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना स्टार्टिंग बोटिंग से करी जाए, जो कि काफ़ी फेमस है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये है 80 घाट, जो कि काफ़ी शांत है सुबह सुबह, लेकिन रात होते ही यहाँ सारे टूरिस्टों का जमावड़ा गंगा आरती देखने के लिए आ जाएगा। बारिश होने की वजह से सारे घाट डूबे हुए हैं। इसका मतलब है कि आपको बारिश में बनारस आना अवॉइड करना है। क्योंकि हम सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो हमें छुट्टियां नहीं मिलती, तो हमारे पास समय ना होने की वजह से हमने यही मौसम चुना और हम 80 घाट पर आके बोटिंग के लिए निकल गए। अगर आप बनारस आए हैं तो बोटिंग ज़रूर करिए। इस बोटिंग से आप सारे घाटों को घूम सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, और आपको वहाँ का जो बोटिंग करवा रहा पर्सन है वो भी आपको बनारस के घाटों के बारे में बताता रहेगा। जब भी आप बोटिंग करें तो आप बार्गेन ज़रूर करें। हो सकता है आपको 300 रुपये 400 रुपये में भी बोटिंग मिल जाए। जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो आपसे 1500, 1000, 2000 रुपये मांगेंगे, लेकिन आपको उतने नहीं देने हैं। कुछ गवर्नमेंट के चार्जेस भी हैं बोटिंग के लिए, वो भी आपको देख लेने हैं, और आपको जितना हो सके बार्गेनिंग ज़रूर करनी है, वरना आपके पैसे यहीं इसी बोटिंग में ही बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। बोटिंग करने के बाद हमें लगाई बहुत ज़्यादा भूख और हम गर्मा गर्म नाश्ता करने की तलाश में निकल गए गदौलिया चौक की ओर। गदौलिया चौक बनारस का फेमस चौक है, जहां से आप अलग अलग रास्तों की ओर ई रिक्शा ले सकते हैं। यहां पे आपको दिन और रात हर वक्त भीड़ देखने को मिलेगी। गदौलिया चौक के आगे ही आपको मोस्टली खाने की सारी जगह मिल जाएंगी। उनमें से एक फ़ेमस जगह है राम भंडार कचौड़ी वाले। ये काफ़ी फेमस जगह है, आप भीड़ देख के समझ ही सकते होंगे। यहाँ की कचौड़ी, सब्जी और जलेबी काफ़ी प्रसिद्ध हैं।
जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि खस्ता गरम गरम कचौड़ियाँ बन रही हैं। ये लगती तो पूड़ी जैसी हैं, लेकिन इनके अंदर दाल की फिलिंग होती है, इस वजह से इन्हें कचौड़ियाँ बोला जाता है। कचौड़ियों के साथ साथ यहाँ पे जलेबियों का आनंद आप ज़रूर लें। और इसी भीड़ में हम भी लग गए अपनी कचौड़ियों और जलेबी के इंतज़ार में। करीब 20 से 25 मिनट इंतज़ार के बाद फाइनली हमें कचौड़ियाँ मिल ही गईं और हम काफ़ी खुश हुए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और कचौड़ियाँ काफ़ी टेस्टी थीं। आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। उसके बाद हम गए काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर में वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसके लिए आपको बाहर ही अपना सारा सामान किसी भी लॉकर में रखना पड़ेगा। मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर आपको बहुत सारे लॉकर की व्यवस्था मिल जाएगी। आप किसी भी प्रसाद लेने वाली दुकान पर भी अपना सामान जमा करा सकते हैं। यहाँ पे VIP टिकट की भी व्यवस्था है, जिससे आप बिना लाइन में लगे अपनी एंट्री ले सकते हैं मंदिर के अंदर, जिसका चार्ज है 300 रुपये। आप मेरी माने तो ये टिकट ज़रूर लें, इससे आपके 1 से 2 घंटे बच सकते हैं। मंदिर को घूमने के बाद आप बाहर के कॉम्प्लेक्स को ज़रूर घूमें, जल्दबाजी में मंदिर से बाहर ना निकल जाएं। इस मंदिर के कॉम्प्लेक्स में भी काफ़ी छोटे छोटे मंदिर हैं जो आप ज़रूर देखें। काशी विश्वनाथ मंदिर के पीछे ही फेमस नेपाली टेम्पल पशुपतिनाथ मंदिर भी है, जो कि हमें यूं ही घूमते घूमते मिला और ये एक हिडन जेम की तरह निकला। इस मंदिर में आप देख सकते हैं कि कितनी प्राचीन कला है, जो कि लकड़ियों पे एकदम उकेरी गई है। काफ़ी डिटेल्ड वर्क किया गया है। यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ थी और काफ़ी शांत प्लेस है। मोस्ट ऑफ द लोगों को इस प्लेस के बारे में पता ही नहीं है। शायद इसी वजह से आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। काशी विश्वनाथ मंदिर घूमने के बाद आप इस मंदिर में कुछ हमारी तरह ही वक्त व्यतीत कर सकते हैं। काफ़ी आपको सुकून महसूस होगा, काफ़ी आपको शांति मिलेगी। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम फिर से गदौलिया चौक आ गए और हमें कुछ खाने के लिए भी अब सर्च करना था। और हमने यहाँ के फेमस लक्ष्मी चाय वाले के बारे में भी काफ़ी सुन रखा था, जो कि गदौलिया चौक पर ही है। और हम फटाफट निकल गए इस लक्ष्मी चाय वाले के पास। लक्ष्मी चाय वाले के मलाई टोस्ट काफ़ी प्रसिद्ध हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पे इन मलाई टोस्ट का मज़ा लेने आते हैं। देखने में तो ये काफ़ी साधारण लगते हैं, लेकिन खाने में उतने ही टेस्टी हैं। यह साधारण सी दिखने वाली ब्रेड जब कोयले के ऊपर गर्म करी जाती हैं तो इनका जायका कुछ बढ़ ही जाता है और आपको बार बार इन्हें खाने का मन करेगा। इसके अंदर भी मलाई भरी जाती है, उसके ऊपर भी मलाई लगाई जाती है, जिस मलाई को घर में ही बनाया जाता है। अगर आप चाहें तो बटर का भी उपयोग करवा सकते हैं। तो अगर आप बनारस आए हैं तो आप भी इस मलाई टोस्ट का आनंद लेना ना भूलें। और रात होते ही हम आ गए 80 घाट पे गंगा आरती का अनुभव करने के लिए। हमारी तरह ही सैकड़ों श्रद्धालु गंगा आरती का आनंद ले रहे थे। इस आरती को देखना बनारस के 80 घाट पे एक अलग ही अनुभव था, जो कि आप जीवन में कभी भी नहीं भुला सकते।
गंगा आरती का आनंद लेने के बाद हम आ गए गदौलिया चौक पर वापस, और अब हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले थे फेमस काशी चाट भंडार की चाट, जिसके बारे में मैंने काफ़ी पहले से सुन रखा था। इसकी आपने भी इंस्टाग्राम पर रील्स और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ की चाट टेस्ट करने के लिए, और हम भी बस इसी भीड़ में लग गए और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। हमने ऑर्डर की यहाँ की फेमस टमाटर चाट और समोसा चाट, और फाइनली हमने टमाटर चाट खाई जो कि काफ़ी टेस्टी थी, और साथ ही हमने टेस्ट किया समोसा चाट। और इस तरह से हमारे अगले दिन की भी शुरुआत होती है कुछ टेस्टी खाने के साथ। अगले दिन सुबह होते ही हम आ गए यहाँ की फेमस ब्लू लस्सी शॉप पर। ये यहाँ की काफ़ी पुरानी लस्सी शॉप है और काफ़ी फेमस लस्सी शॉप है। इसके बारे में भी मैंने सोशल मीडिया से ही जाना था, और बस हम भी इस सोशल मीडिया की दौड़ में लग गए और हमने भी ऑर्डर कर दी 4 ड्राई फ्रूट लस्सी। इस छोटी सी लस्सी की दुकान के अंदर आते ही हमें एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। इन नीली नीली दीवारों के ऊपर बहुत सारी यादों का जमावड़ा इकट्ठा कर रखा था। देश विदेश से आए हुए टूरिस्टों ने अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो को चिपका के रखा है, जिससे कि वह जब भी वापस आएं उन यादों से फिर से रूबरू हो जाएं और अपनी एक छाप बनारस की इन गलियों में छोड़ते हुए जाएं। ये आप देख सकते हैं कितनी सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर लगी हैं। अगर आप बनारस आओ तो ब्लू लस्सी शॉप की ड्राई फ्रूट लस्सी का आनंद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद हम गए सारनाथ। बनारस से 9 किलोमीटर दूर बसा हुआ सारनाथ आपको अलग ही शांति का अनुभव करवाता है। यहाँ पे आपको महान सम्राट अशोका के द्वारा बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बनाए गए बड़े बड़े स्तूप आज भी उतनी ही शान से खड़े हुए देखने को मिलेंगे। सारनाथ में आपको फेमस महात्मा बुद्ध का एक टेंपल देखने को मिलेगा, जहाँ पे जापानीज आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, जिनकी चमक आज भी बरकरार है। यहाँ बुद्ध भगवान के इस मंदिर में आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होगा, और आपको लगेगा कि जैसे मैं बस यहीं ठहर जाऊं और चंद लम्हे बस मैं इसी मंदिर के अंदर गुजार दूं। काफ़ी शांति थी इस जगह पे। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी, और उन्होंने बाद में अलग अलग देशों में जाके बुद्ध धर्म का प्रचार किया था। सारनाथ में यहाँ का फेमस म्यूज़ियम भी है, जिसका महज 5 रुपये टिकट है, लेकिन उसके अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। इस वजह से मैं आपको वह नहीं दिखा पाया, लेकिन उस म्यूज़ियम को आप ज़रूर घूमें, क्योंकि उस म्यूज़ियम के अंदर आपको फेमस हमारा नेशनल एनवलप देखने को मिलेगा, जो कि आज भी उतनी ही शान से चमक रहा है। सारनाथ गए हैं तो उस म्यूज़ियम को घूमना ना भूलें। उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्राचीन आर्टिफैक्ट्स
एंड ऑर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा प्राचीन मूर्तियाँ भी वहाँ पे संजोई गई हैं। तो आप एक बार उस म्यूज़ियम में ज़रूर जाइए और आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि आप पुरानी दुनिया में वापस आ गए हैं। सारनाथ घूमने के बाद आप वहाँ की लोकल हैंडलूम साड़ियों के शॉप में भी जा सकते हैं। ओरिजिनल हैंडलूम साड़ियाँ काफ़ी महंगी होती हैं, तो आप अपने बजट का ख्याल अकॉर्डिंगली रखें। बट एक बार आप देख तो ज़रूर सकते हैं उन साड़ियों को। ख़रीदना ना ख़रीदना आपके ऊपर है। इन दुकानों पर आप साड़ियों को बनते हुए भी देख सकते हैं। कुछ इस तरह से ही पहले के टाइम में साड़ियाँ बनाई जाती थी हाथों से, लेकिन आज यह बुनकर काफ़ी कम बचे हुए हैं। केवल टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ही इन बुनकरों को अपनी अपनी दुकानों में लोगों ने रखा हुआ है, जिन्हें देख के लोगों को लगता है कि यहाँ पे अगर ये है तो हैंडलूम साड़ियाँ तो मिलती ही होंगी। लेकिन हर जगह ऐसा सत्य नहीं है दोस्तों। आधे से ज़्यादा दुकानों पे आपको नॉर्मल साड़ियाँ ही चिपका दी जाएंगी हैंडलूम के नाम पे। तो जिस भी दुकान से आप साड़ी ले रहे हैं, जांच परख के ही लें, अपने पैसे यूं ही वेस्ट ना कर दें। पूरे दिन घूमने के बाद हम चारों को लगाई बहुत ज़्यादा भूख और हम आ गए यहाँ के फेमस बाटी चोखा रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि यहाँ पे जो भी खाना बनता है उसे बिल्कुल घरेलू तरीके से, पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे जो भी खाना बनता है उसमें काफ़ी सिंपल मसाले यूज करे जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे खाने की प्रिपरेशन करी जा रही है। यहाँ पे आप पुरानी चक्की को भी घूमते हुए देख सकते हैं। बाटी चोखा रेस्टोरेंट के अंदर आके यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। और हम भी बैठ गए बाटी चोखा का आनंद लेने। ये काफ़ी देसी खाना था, बिल्कुल भी हैवी नहीं था। इसे आप आराम से खा सकते हैं। और अगर आप पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर घूमिए। आप भी थक चुके होंगे बाहर का ऑयली खाना खाते खाते, तो एक बार इस रेस्टोरेंट को ज़रूर चेकआउट करिए। उसके बाद हम गए यहाँ के प्राचीन संकट मोचन मंदिर में, जिसकी महानता के किस्से मैंने बहुत सुने हैं। यहाँ पर भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और आपको अपना सामान बाहर ही लॉकर में रखना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आप इस मंदिर को ज़रूर घूमें। आप बनारस में आए हैं और इस मंदिर को छोड़ नहीं सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर से हमारी फूड हंट शुरू हो गई थी और हम निकल पड़े यहाँ की फेमस पहलवान लस्सी की ओर। और फिर हमने आनंद उठाया यहाँ की पहलवान लस्सी का।
फिर हम आ गए यहाँ के लोकल एरिया लंका में। ये वो वाली लंका नहीं है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन इस जगह का नाम लंका है। यहाँ पे बहुत सारे खाने के अलग अलग प्लेसेस हैं, इसीलिए हम रात का यहाँ पे डिनर करने आए हैं। अगर आप बनारस के इस लंका वाले एरिया में आते हैं तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग वेज कबाब की दुकानें मिलेंगी। वेज कबाब कुछ नॉन वेज कबाब जैसा ही दिखता है, लेकिन ये प्योर वेज होता है। तो मैंने भी ये पहली बार देखा था, तो सोचा कि चलो एक ट्राई तो ज़रूर दिया जाए। नमकीन खाने के बाद कुछ मीठा खाना तो बनता ही है, और उसके बाद हम चारों ने मज़े उठाए कुल्फ़ी फालूदा के, जिसे खाते ही आपके पेट और मुंह में एक ठंडक का अलग ही अनुभव होगा। इतना सारा खाने के बाद उसे पचाना तो ज़रूर बनता है, तो बस इसी तलाश में हम आ गए यहाँ की फेमस लेमन टी पीने। ये वही लेमन टी की दुकान है जहाँ पे हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी लेमन टी का आनंद उठा चुके हैं। ये लेमन टी काफ़ी यूनिक तरीके से बनाई जाती हैं, जिसमें आपको लेमन, तुलसी, पुदीना और हाजमोला का यूज भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक बार आप इसे पिएंगे तो आपका बार बार इसे पीने का मन करेगा। और बस कुछ इस तरह से हमारी 2 दिन की बनारस ट्रिप का अंत हुआ और हम एक यादों के समंदर में डूब गए। रात को हम बस बैठे रहे यूं ही 80 घाट पे और सोचते रहे कि ये रात कभी ख़त्म ही ना हो। दोस्तों, यही थी हमारी बनारस ट्रिप, जो कि लगभग हमने 2 दिनों में करी और हम गाड़ी से गए थे, जैसा कि आपने देखा ही है। लगभग हमारे पर पर्सन 5,500 रुपए के समथिंग खर्च हुए हैं। इस खर्चे में हमारा टोल टैक्स और सीएनजी एंड पेट्रोल भी एडेड है। हमने कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करा, ना ही बहुत ज्यादा कंजूसी की। इस तरह से हमारे ये रुपए खर्च हुए हैं। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो हो सकता है आपके भी 4,000 के समथिंग पर पर्सन खर्च हो। और बनारस में खाना और रहना काफी सस्ता है। अगर आप लग्जूरियस होटल में रहेंगे तो काफी ज्यादा खर्चा हो जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत सारी धर्मशालाएं हैं वहां रुक सकते हैं तो आप और भी अच्छे से आपकी बजट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा खाना पीना काफी सस्ता है, काफी महंगा भी है अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं आपको एक बजट ट्रिप के बारे में बता रहा हूँ। और बात करी जाए अगर किस टाइम आप घूमने जाएं तो आई प्रेफर कि आप अक्टूबर से लेके मार्च तक बनारस घूमने जाएं। इस दौरान आपको मौसम काफी अच्छा मिलेगा और घूमते वक्त आपको पसीना भी नहीं आएगा। और आप अवॉइड करिए कि गर्मियों में या फिर मानसून के सीजन में बनारस जाएं। हो सकता है आप गर्मी से काफी परेशान हो जाएं और आपको काफी धूप और पसीना का सामना करना पड़े। इसके अलावा अगर मानसून में आप जाते हैं तो बहुत सारे घाट बंद हो चुके होते हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से काफी सारे घाट डूब जाते हैं, तो आपको घाटों का मजा भी कम मिलेगा। तो इसलिए आप प्रेफर करें कि सर्दियों में बनारस की ट्रिप अपनी प्लान करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी बनारस
की ट्रिप। होपफुली आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मोटिवेशन मिलेगी मुझे ऐसे ही और वीडियोस बनाने की। और आप मेरे इस चैनल के और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।